हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में। यू ऑलरेडी नो कि मैं पहले ही ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड साइकोडायनामिक साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो जस्ट गो इन प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आई विल इन्फॉर्म यू दैट अगर आपने अभी तक जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सो गो ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन जोवियल साइकोलॉजी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी में वैसे तो अपने आप में सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बट आई थिंक जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, बिकॉज यहाँ पर आप अपने खुद के व्यवहार को भली भांति समझ सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट हम समझेंगे बिहेवियरिज्म क्या है, इसे किसने डिफाइन किया था और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स जो साइकोलॉजी को सच में सीखना चाहते हैं। एंड कमेंट करके बताइए कि आप क्या चीज़ों को सच में अच्छे से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, या फिर आप कोई बात नहीं समझ पाते हैं। सो यू कैन कमेंट करें एंड टेलीग्राम पर आकर, टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आकर भी आप मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बिहेवियरिज्म क्या है? जैसे हिंदी में हम कहते हैं व्यवहारवाद, है ना। व्यवहारवाद एक ऐसा शब्द है जिसको आप व्यवहार के रूप में सुनते रहते होंगे। तो आइए अब हम इसमें पर्टिकुलरली समझेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और कैसे हमारी डेली की लाइफ इन सब से जुड़ी होती है। सो हमें ध्यान रखना है जो बिहेवियरिज्म है दैट ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये आपका जो बिहेवियरिज्म है इसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कहते हैं। एंड इट इज़ अ थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है इसमें जो थ्योरी है ये लर्निंग की, मतलब एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में हम सीखने की बात करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो क्यों करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड दैट इट इज़ अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो बिहेवियरिज्म है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। यानी इस थ्योरी के अंतर्गत ये माना जाता है कि जितने भी सारे बिहेवियर होते हैं वो होते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। किसके थ्रू होते हैं? कंडीशनिंग के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब हमने साइकोडायनामिक थ्योरी को पढ़ा था जो कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी, एट दैट टाइम क्या मानते थे? हम मानते थे कि लोगों को जो बिहेवियर होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, दैट डिपेंड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड जो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सभी की वजह से लोगों के व्यवहार होते हैं। आपका जो साइकोडायनामिक थ्योरी है वो अनकॉन्शियस को रिस्पॉन्सिबल मानता है व्यक्ति के व्यवहार के लिए। और इसके बाद जो ह्यूमनिस्टिक था, तो ह्यूमनिस्टिक क्या बोलता था कि व्यक्ति में खुद में ही उसके बाई बर्थ एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहता है, यानी अपना फुल पोटेंशियल को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो लोग थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी लोगों के व्यवहार होते हैं वो होते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। सो अब आप इतना क्लियर समझ गए होंगे। देखिए, ना तो साइकोडायनामिक गलत है, ना ह्यूमनिस्टिक गलत है, ना बिहेवियरिज्म गलत है, और जो आने वाले और कॉन्सेप्ट हैं वो भी गलत नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी यूनिक, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही डिफरेंट होता है तो फिर अलग अलग चीज़ें होंगी ना। तो अब बात मैं ये बता दूं कि आपको जब आप इनको स्टडी करते हैं, जब आप साइकोडायनामिक पढ़ते हैं, आप ह्यूमनिस्टिक पढ़ते हैं, बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं और भी जो चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, तो इन सब को स्टडी करने से आपका थिंकिंग बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट का थिंकिंग बहुत ही ब्रॉड लेवल का होता है और वो बहुत ही जल्दी समझ जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन में प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो सकती है। सो दीज आर लाइफ
लाइफ रिलेटेड थिंग्स की आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी थ्योरीज हमारे लाइफ में हेल्प करते हैं और इस तरह से हम इन्हें पढ़ते हैं। ओके, आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट करूंगा, जो बिहेवियरिज्म के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो बिहेवियर होते हैं वो एक्वायर होते हैं किसके थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू। अब यहाँ पे बात है कि व्हाट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है अनुबंधन, कंडीशनिंग। तो अनुबंधन को आप किस तरह से, मतलब कि क्या है ये, इसको समझेंगे। देखिए, कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी जो कंडीशनिंग है एक प्रकार का यह लर्निंग है, इन विच आइदर आ गिवन स्टिमुलस, मतलब कोई स्टिमुलस हो सकता है। स्टिमुलस का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। ओके, गिवन स्टिमुलस बिकम्स इंक्रीजिंगली इफेक्टिव इन एवोकिंग अ रिस्पॉन्स, यानी हम किसी स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अभी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद आपकी माँ अचानक से मतलब बोलती है बेटा इधर आओ, आप वहाँ चले जाओगे, तो माँ का जो मतलब कहना था या माँ का चिल्लाना था वो आपके लिए स्टिमुलस का काम किया और आपका जाना ये आपका रिस्पॉन्स हुआ। और इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आप सड़क पे सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, बट अचानक से आपने देखा कि आपके पास से कोई स्नेक, सांप गुजर रहा है, तो आप अचानक से भाग जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो उस सांप को देखना, यानी जो सांप है दैट इज़ द स्टिमुलस फॉर यू, वो उद्दीपक है, और आप वहाँ से जो भाग जाते हैं दैट इज़ द रिस्पॉन्स। ओके, जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग क्या है कि कंडीशनिंग ये कहती है कि कोई ऐसा स्टिमुलस जो हमारे बिहेवियर को करने के लिए प्रभावित करता है, बिहेव करने के लिए हमको प्रभावित करता है। एंड दूसरा क्या है कि आ रिस्पॉन्स अकर्स विथ इंक्रीजिंग रेगुलरिटी इन अ वेल स्पेसिफाइड एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, यानी अगर वो जो स्टिमुलस है वो जब रिपीट होता रहेगा, उसके बेस पे हम बिहेवियर करते रहेंगे, तो हमारे रिस्पॉन्स क्या ज़्यादा होने लगते हैं। इस हिंदी में लिखा गया है, अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर होता है वो अनुक्रिया यानी स्टिमुलस के बेस पे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। एंड स्टिमुलस जो होता है और जो रिस्पॉन्स होता है, इसके बीच जो एक संबंध है, जो रिलेशन है, दैट इज़ द कंडीशनिंग। नाउ इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ द कंडीशनिंग, कि किस तरह से व्यवहार होंगे या नहीं होंगे, ये आपका स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, स्मेल ऑफ फूड, है ना। वास्तव में देखा जाए जो खाना होता है उसकी जो बेहद खूबसूरत जो उसकी खुशबू होती है, उस वजह से आपका खाने का मन हो सकता है। दैट इज़ द नेचुरल, है ना। यहाँ पे मतलब ये क्या है, ये आपका नेचुरल है कि अगर अच्छा खाने का सुगंध आ रहा है तो हमें भूख का फीलिंग हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ कभी आपने एक चीज़ को देखा होगा, या फिर आप इसको समझेंगे अभी, कि स्मेल ऑफ फूड ये हंगर से था, लेकिन स्मेल ऑफ फूड के साथ में अगर अलार्म को कोरिलेट कर दिया जाए तो फिर एक कंडीशन ऐसी होती है कि हम केवल अलार्म से ही रिस्पॉन्स करने लगते हैं, मतलब हमको भूख अलार्म सुन के ही आ सकती है। तो ये क्या चीज़ है, अभी इसको आप आगे अच्छे से समझेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं बिहेवियरिस्ट के बारे में। तो जस्ट मैं आपको बताया ना कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि जो रिस्पॉन्स होते हैं, बिलीव दैट आवर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली शेप आवर एक्शंस, यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो स्टिमुली होते हैं उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे एक्शंस को क्या करते हैं, शेप करते हैं। मतलब हम कैसे व्यवहार करेंगे वो डिपेंड करता है कि स्टिमुलस उद्दीपक कैसे थे। एंड बिहेवियर कैन बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जर्वेबल मैनर रिगार्डलेस ऑफ इंटरनल मेंटल स्टेटस। इसका मतलब यह है कि जो व्यवहारवादी थे वो कहते थे, उनका कहना था कि लोगों को जो व्यवहार होते हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनका अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारवादी इंटरनल मेंटल स्टेटस का कोई भी
महत्व नहीं मानते थे। बस व्यवहारवादियों का कहना था कि लोगों का जो मतलब जो बाहर दिखने वाले बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है, उसी के बेस पे लोगों का पर्सनालिटी डेवलप होता है, उसी के बेस पे उनके व्यवहार होते हैं। इन्होंने मेंटल स्टेटस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कमी मिलती है कि सच में मेंटल स्टेटस की वजह से भी लोगों के व्यवहार होते हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बाद में आगे चल के जो बिहेवियरिस्ट के लोग थे उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ा था कि उनकी जो बातें हैं वो इतनी तरह से मतलब सही नहीं है, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, आलोचना हुई थी। नाउ ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी कंसिडर्ड, मतलब इनका कहना था कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं उनको हमें समझना चाहिए, और जो लोगों के कॉग्निशन इमोशन होते हैं और ये मूड होते हैं ये सब सब्जेक्टिव होते हैं। मतलब कि लोगों के विचार, लोगों के इमोशन, लोगों के मूड ये सब्जेक्टिव होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। इस पर मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करने का, सीधा फोकस करने का लोगों के जो व्यवहार दिख रहे हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको स्टडी किया जाए। यानी केवल उन व्यवहार को अब स्टडी करने की बात करते थे जिनको हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बिहेवियरिस्ट लोग थे इन्होंने लोगों के बिहेवियर के लिए केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात की थी और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इन्होंने नकार दिया था। नाउ अब हमें ध्यान रखना है कि जो व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट था कहाँ से आया, किसने दिया। सो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि 1913 में जॉन बी वाटसन ने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। तो साइकोलॉजी में आपका जो बिहेवियरिज्म है, जो व्यवहारवाद है, इसका कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे? जॉन बी वाटसन। इसलिए जॉन वाटसन को बिहेवियरिज्म का फादर कहा जाता है। जॉन वाटसन कंसीडर्ड फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो जॉन वाटसन थे इन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट दिया और अपने कॉन्सेप्ट को लेके इतने ज़्यादा मतलब वो एक्साइटेड थे, उन्होंने एक कोटेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गिव मी अ डजन्स हेल्दी इन्फेंट्स, मुझे कुछ बच्चे दीजिए जो कि हेल्दी हो, ठीक हो, वेल फॉर्म्ड and my own specified world to bring them up in, and I will guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist। सीधी सी बात उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे कुछ बच्चे दीजिए जो कि हेल्दी हों और ठीक हों, और उन बच्चों को मुझे अपने तरीके से बनाए गए दुनिया में रहने दीजिए, आप जो कहो मैं उन्हें वो बना दूंगा। आप कहो तो मैं उन्हें चोर बना दूंगा, आप कहो तो उन्हें मैं भिखारी बना दूंगा, आप कहो तो लॉयर, आप कहो तो आर्टिस्ट, अगर आप कहो तो डॉक्टर, आप जो कहो मैं उनको वो बना सकता हूँ। और इन्होंने इस कोटेशन को दिया था और ये कोटेशन बहुत पॉपुलर हुई थी कि मतलब आप अपने बच्चों को कुछ भी बना सकते हैं। यू नो समटाइम्स आई थिंक कि ये जो इनका कॉन्सेप्ट है मुझे भी बहुत सही लगता है। वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे जो डेली बिहेवियर होते हैं, मान सकता हूँ कि इंटरनल स्टेटस हो सकते हैं, हमारे मूड की वजह से बिहेवियर हो सकते हैं, बट जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं इनका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि सोसाइटी में जो स्टिमुलस होते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, उसकी वजह से भी बिहेवियर होते हैं। सो जस्ट मैं एक आपकी डेली लाइफ की बात कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ कार्य किया, आपने कोई काम किया एंड उसके बाद किसी पर्सन ने आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो क्या आप उस कार्य को दोबारा करना चाहते हैं? हो सकता है कि आप दुखी हो जाएं, हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज मेरे से जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। इस वजह से कई बार क्या होता है, लोगों का जो रियल टैलेंट होता है, रियल स्किल होता है, वो सोसाइटी में उभर के नहीं आ पाता है, तो वो उस तरह से अपने आप का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारे लाइफ में हमारे सामने किस तरह के उद्दीपक यानी स्टिमुलस आ रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बिहेवियर पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। तो वाटसन की बात मुझे भी बहुत हद तक सही लगती है। अगर आप डेली लाइफ में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी वाटसन को समझ पाएंगे। मुझे सिगमंड फ्राइड का भी कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगता है, उसकी वजह से भी लोगों के बिहेवियर होते हैं और ह्यूमनिस्टिक भी है। सब चीज़ों का अपना अपना रोल है, बस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए हमें समझना होता है कि किस पर्सन में क्या अप्लाई हो सकता है। सो इस कोटेशन को आप समझ लीजिए, फिर से याद कर लीजिए और कहिएगा कि मैं भी किसी को कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन आप ये जब भी कह सकते हैं जब आप थोड़ा सा साइकोलॉजी को उस लेवल पे समझ पाएंगे, तो आप तैयार रहें।
मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए लगातार काम करता रहूँगा। नाउ बिहेवियरिज्म में दो तरह के आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। तो मैं इन दोनों की बात करूंगा, बट इन दिस वीडियो मैं आज केवल आपसे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करूंगा। नाउ कीप इन माइंड, क्लासिकल कंडीशनिंग इज वेरी 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 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अभी आप देखेंगे कि कितने सारे बिहेवियर होते हैं हमारी डेली लाइफ की जो कि इस पर बेस्ड होते हैं। अब सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम आता है तो इसे दिया था किसने? इवान पावलोव ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो इवान पावलोव थे वो रसिया से थे एंड वो फिजियोलॉजिस्ट थे, नॉट साइकोलॉजिस्ट। आप इस बात को ध्यान रखिए कि मनोविज्ञान में आज जो कॉन्सेप्ट हैं, तो जिन लोगों ने उन कॉन्सेप्ट को दिया था वो वास्तव में शुरू से साइकोलॉजी में नहीं थे, बिगिनिंग से साइकोलॉजी में नहीं थे और वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो डिफरेंट फील्ड से थे। लेकिन उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए वो बाद में साइकोलॉजी में बहुत अच्छे तरह से यूज हुए और इस तरह से उनके कॉन्सेप्ट आज साइकोलॉजी में पढ़े जाते हैं और उसके बेस पर लोगों के व्यवहारों का अध्ययन भी किया जाता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी लर्न, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? इवान पावलोव ने। अब इसको याद करने का ट्रिक भी यहाँ पर देख सकते हैं, इवान पावलोव, इवान का आई लीजिए, पावलोव का पी लीजिए और क्लासिकल कंडीशनिंग का केवल सी लीजिए। तो आईपीसी, आईपीसी एक ऐसा टर्म है जिसे मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते हैं, आप इसे भूल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारी धाराएं होती हैं हमारे कानून में, इंडियन पेनल कोड ऐसे कुछ रहता है। तो आईपीसी आईपीसी आईपीसी, आप आईपीसी को ध्यान रखिएगा, इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको ये याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट बात क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपेंस अनकॉन्शियसली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ये अनकॉन्शियसली होती है, मतलब आप इसके बारे में जान नहीं पाते हैं कि मेरे साथ कोई कंडीशनिंग हो भी गई है। अभी मैं आपके डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा और आप देखेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है और आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा कब से चल रहा था लेकिन मैं ये नहीं जान पाता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। सो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है अनकॉन्शियसली, मतलब आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहते हैं, आप उसके बारे में अवेयरनेस नहीं, मतलब अवेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर आप करते रहते हैं और आपको खुद पता नहीं चलता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सो अभी इसको समझेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या है, कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करता हूं और फिर आप बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा होता कि नहीं होता है। आप मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए आपके फेसबुक के नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है, आपका जो फेसबुक है या जो आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या जो भी आप साइट का कोई नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, जब नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो क्या आपको सोचना पड़ता है कि मुझे अब फ़ोन उठा के इसको देखना है? सोचिए आप इसके बारे में। सोचना पड़ता है कि मुझे अपने हाथ की फिंगर्स को उठा के मुझे फ़ोन को चलाना है? सोचना पड़ता है? नहीं सोचना पड़ता है। और अब मैं कहूँ ऐसा क्यों होता है, तो बस आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग का खेल है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसा बिहेवियर हैं, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं, हम कुछ मतलब ऐसा देख लेते हैं, कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है और उस घटना के बाद हमारा पूरा मूड ख़राब रहता है, पूरा दिन ख़राब रहता है और आप कहते हैं कि यार मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ आज क्या हुआ, बट मूड सही नहीं है ना? कुछ ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो तैयार रहें और अभी आप इसको समझ पाएंगे। एंड अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाती है, प्लीज़ 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 मस्ट कमेंट, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। आप एटलीस्ट बताइएगा कि हाँ आप नए तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इवान पावलोव ने जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था? डॉग्स पे। ये आपको ध्यान रखना है कि इवान पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो डॉग पर था। इसमें क्या था? न्यूट्रल सिग्नल वाज द साउंड ऑफ अ टोन एंड द नेचुरली ऑकरिंग रिफ्लेक्स वाज सैलिवेटिंग इन रिस्पॉन्स टू फूड। मतलब कि इवान पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पर, उसमें जो साउंड था वो था न्यूट्रल सिग्नल। क्या था? न्यूट्रल सिग्नल।
एंड जो नेचुरली ऑकरिंग रिफ्लेक्स था, मतलब कि जो नेचुरली तरीके से होते हैं, प्राकृतिक तरीके से होते हैं, वो क्या था, सैलिवेटिंग इन रिस्पॉन्स टू फूड। मतलब फूड जब उनके सामने आता था और सैलिवेशन डॉग्स करते थे, मतलब उनकी जो सलाइवा होती है वो निकलती थी। तो अब ये चार चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब एक जो न्यूट्रल सिग्नल है, और उसके बाद जो साउंड का टोन ऑफ साउंड है, एंड जो फूड है, और जो यहाँ पे सेलिब्रेट करना, इन चारों चीज़ों पर उन्होंने अच्छे से मतलब स्टडी किया और बताया कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं। तो अब बस आप आगे समझने वाले हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। देखिए, आप इस इमेज को अच्छे से मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहली बात पहले आपसे मैं पूछूं कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन मतलब समझते हैं, जैसे मतलब कि कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे डॉग है, तो डॉग के सामने अगर फूड को हम रखेंगे, फूड लेके निकलेंगे, मतलब कि डॉग अगर फूड को देख लेगा तो उस टाइम पे जो डॉग है वो सैलिवेशन करेगा, मतलब उसका सलाइवा निकलेगा, उसका जो लार होता है वो निकलेगा। अब ये बताइए कि इस फूड में और उसकी सलाइवा में कोई कंडीशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है भाई, कि अगर हमको भूख लगी है और सामने मतलब कि अगर कुछ अच्छा सा रखा है तो फिर हमारा मतलब सलाइवा आ जाता है ना। आप सोचिए अपने बारे में, आप सोचिए अपने बारे में कि वो चीज़ जो आपको सबसे बेहतरीन लगती है, हो सकता है कि कोई मिठाई, आप खुद ही सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है, उस मिठाई के बारे में सोचिए और फिर टेस्ट कीजिए कि आपके माउथ में कैसा फील हो रहा है ना। अब तक तो आप फील कर चुके होंगे। तो बात यह है कि जो फूड होता है और फूड को देखकर जो सलाइवा आना है, दैट इज़ द नेचुरल, मतलब कि फूड को देख के जो सैलिवेशन होगा वो नेचुरल है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो फूड था उसे हम बोल देंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि यूएस। यहाँ पर इन टर्म को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसके बाद यहाँ पे जो यूआर बनेगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर सामने होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी होगा। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब कि अगर मान लीजिए कि डॉग ही बैठा हुआ है और उसके सामने आके आपने बहुत सारे ज़ोर से मतलब कोई बढ़िया से गाना वाना चला दिया, तो क्या उसको जो उसका माउथ है उसमें सैलिवेशन होगा, उसमें सलाइवा आएगी? नहीं आएगी, उसमें कोई लार नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो साउंड था, दिस इज द न्यूट्रल स्टिमुलस। कैसा था ये? न्यूट्रल, मतलब ऐसा स्टिमुलस जो कोई भी बिहेवियर करने के लिए उसे मतलब फोर्स नहीं करता है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। सो न्यूट्रल स्टिमुलस, एंड यहाँ पे क्या है? नो रिस्पॉन्स। ओके। अब ये तो नेचुरल कंडीशन थी कि मतलब यहाँ पे यूएस है तो यूआर है, और यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है तो नो रिस्पॉन्स है। लेकिन जब हम कंडीशन करा दें, मतलब कंडीशन जानबूझ के करवा दें, तब क्या करेंगे हम फूड के साथ साथ में क्या करेंगे? साउंड को रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके रूम में कोई डॉगी अंदर है और आप डॉगी को खाना देते हो सुबह 8 बजे, मान के चलते हैं सुबह 8 बजे खाना देते हो, और जब आप 7:59 मतलब कि आप 7:59 पर जब आप आते हैं, मतलब जस्ट गेट के बाहर होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? आप कई बार बोलते हैं मतलब डॉगी आओ आओ आओ, या फिर कई बार देखा ना, मतलब कुछ लोग डॉगी का नाम रखते हैं कि ए जैकी, मतलब आओ आओ आओ, इस तरह से बोलते हैं, मतलब आप बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी कंडीशन होती है कि भले ही मतलब आप उसको खाना ना दो, लेकिन वो आपसे आके लिपट जाता है ना। आपके खाने का मतलब वेट उसे हो जाता है, वो पर डे आपका इंतज़ार करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बताया गया था, जो मतलब कि इवन पेवलोव ने स्टडी किया था, उन्होंने क्या किया था कि जो कंडीशनड स्टिमुलस था,
कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब कि जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी फूड के साथ में हमने जो घंटी थी, जो वेल थी, उसको रिंग को करना शुरू किया और इस तरह से खाना देते रहे, यानी ये कई बार रिपीट होता रहा कि पर डे, मतलब जब उसको फूड देंगे तो हम साथ में घंटी भी बजा देंगे। इस तरह से चलता रहा। तो बाद में क्या हुआ, मतलब जब कंडीशनिंग हो गई, जब कंडीशनिंग हो चुकी, तब क्या हुआ कि जो टोन थी, जो साउंड था, केवल साउंड को रिंग करने से ही उसको सलाइवा आना शुरू हो गई थी। मतलब ये क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गया। आप बात को समझ के ना, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं है जिसकी वजह से सलाइवा आए, केवल ये न्यूट्रल स्टिमुलस से ही सलाइवा आना शुरू हो गई, मतलब अब उसके व्यवहार में कंडीशन हो चुकी थी। तो अब ऐसे ही आप खुद सोचिए अपने बारे में, आप अपने व्यवहार के बारे में सोचिए कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम शुरू में सीखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, या फिर मतलब कि हमें चीज़ों को फोकस करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ को करना ही भूल जाते हैं। मतलब कि आपको ये ध्यान नहीं रहता कि हमने ऐसा क्यों किया था। जैसे कि मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं कि जब हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते टाइम पे आप ये बताइए कि आपको ये सोचना पड़ता है कि आगे ब्रेकर आ रहा है तो हम बाइक का जो ब्रेक है उसको अप्लाई करें? नहीं सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्रेकर के लिए एक तरह से कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि भैया ब्रेकर अगर आएगा तो हमें क्या करना है, ब्रेक को अप्लाई करना है। हमारे पैर अपने आप ही ब्रेक को डाउन कर देते हैं, है ना। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरह से कंडीशनिंग हो जाती है और फिर हम लोग अपने व्यवहार को करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे ये बात है कि यहाँ पर पता नहीं चलता है। जैसे ये डॉगी था, क्या इसको पता चला होगा कि जो यहाँ पे बैल थी, उसको रिंग होने से सलाइवा आ रही है, उसे पता नहीं चलता था कि इस वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, यहाँ पता नहीं चलता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, और कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, और कंडीशनल रिस्पांस क्या है, और अनकंडीशनल रिस्पांस क्या है। इन सबको ध्यान रखिएगा। तो इसी को अगर आप अपने डेली लाइफ से जोड़ेंगे, कुछ और चीज़ों को ऐड करने का प्रयास करेंगे, तो पाएंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जिन्हें हम कर देते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि हमने ये क्यों किया था। तो आप इस तरह से चीज़ों को समझिएगा, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ पर मैं कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बताऊँगा जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में यूज्ड होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर टू योर